हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 6 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन मींस निजीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि भाई हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। 1951 से लेकर 1990 तक जो हमारा प्लानिंग पीरियड था मींस नियोजन काल था, उस समय हमने देखा कि भाई लगभग सेक्टर जो है किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में, और प्राइवेट कंपनीज कुछ ही थी जैसे टाटा और बिरला। तो उसमें हुआ क्या, जब गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट के हाथ में जो है काफ़ी कंपनीज होने के कारण गवर्नमेंट को जो है बहुत लॉस होने लगा, अंडर यूटिलाइजेशन होने लगा रिसोर्सेज का, साथ ही साथ करप्शन बढ़ने लगा, बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम्स आने लगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई कंपनीज जो है गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, जिस लॉस को पूरा करने के लिए फिर वो वर्ल्ड बैंक के पास अपना लोन गोल्ड गिरवी रखते थे, फिर लोन वगैरह लिया करते थे। तो 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई तो क्या किया गया, जो गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी उन कंपनीज को किनको हैंड ओवर कर दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को। तो प्राइवेटाइजेशन समझते हैं क्या है। इट इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इनटू द ओनरशिप ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइज। यह एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्रों को मालिक बना दिया जाता है किन का, सरकारी क्षेत्रों का। मतलब जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका मालिक किन्हें बना दिया जाता है, निजी क्षेत्रों को। मींस जो भी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको किसके हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम निजीकरण मींस प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है नवरत्नास का। नवरत्न थी वो 9 ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो कि उस समय बहुत ही जिन्होंने हमारी प्लानिंग पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्प की और अभी भी हमारी हेल्प करती आ रही हैं। 9 मेजर PSUs, ये 9 ऐसी बड़ी कंपनीज थी जिनका मेन काम, जिनको जो है इकोनॉमी का अधिकेंद्र माना गया मींस एपिसेंटर माना गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो ये उद्योग थे, 9 बड़े उद्योग, इन्होंने बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। जो है अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड कराई। साथ ही साथ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया अपनी साइड की, भाई आओ आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और साथ ही साथ बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो 9 कंपनीज वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, सेकंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, थर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जिसे हम बोलते हैं, फोर्थ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, सेवंथ विदेश संचार निगम लिमिटेड जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जिसे हम जानते हैं आज के टाइम। उसके बाद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC जहाँ पे थर्मल पावर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट हमारी आती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। तो ये 9 महारत्न कंपनीज थी, नवरत्न कंपनीज थी जो उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। अब हम जानेंगे गेन्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन और लॉसेस फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कि भाई हमने निजीकरण से क्या क्या फ़ायदे हुए हमें और क्या क्या हमें नुकसान हुए। सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं क्या क्या हुए। इट इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। इसने जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने से होता क्या है कि भाई काम करने की जो है एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल था, हमने देखा था 1960s और 70s के टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन। साथ ही साथ सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ हम जो है उन गुड्स का प्रोडक्शन जो हम बाहर से मंगाते थे अब अपनी कंट्रीज में भी करने लगे। तो प्राइवेटाइजेशन ने हमने जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। सेकंड, एक्सपेक्ट्स वर्क इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। और इन्होंने सबसे बड़ा फायदा, इन्होंने हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करना सिखाया। जब काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज में मर्ज हो गई तो प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हो गई, तो वो डोमेस्टिक लेवल पे कंपटीशन करने के साथ साथ फॉरेन लेवल पे भी कंपटीशन करने लगे। मींस इंटरनेशनल लेवल पे भी वो अपनी कंपनीज को जो है कंपेयर करने लगे, फॉरेन कंपटीशन जिससे कि बढ़ता चला गया। थर्ड, प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें हुआ क्या कि भाई अब कंज्यूमर्स के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने लगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई हैंडलूम आप बना रहे हो तो आप नहीं बनाओगे, नहीं, अब सब जो है सब चीज़ का प्रोडक्शन सब कर सकते हैं विदाउट एनी परमिट। फोर्थ, प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। इन्होंने जो है कंज्यूमर के
सॉवरेनिटी का पूरा पूरा ख्याल रखा। ये देखते थे कि भाई मार्केट में किस चीज़ की डिमांड और सप्लाई ज़्यादा चल रही है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसी समय प्राइवेट कंपनीज उस चीज़ का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती थी, जिससे कि कंज्यूमर्स को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मतलब कंज्यूमर की चॉइस के हिसाब से जो है इस समय प्रोडक्शन किया जाता था। ये थे हमारे फायदे प्राइवेटाइजेशन के। अब हम देखते हैं लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि भाई हमें निजीकरण के क्या क्या नुकसान हुए। पहला नुकसान, डिस्ट्रॉय सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने जो है समाज कल्याण नाम की चिड़िया के पैर बिल्कुल काट दिए थे। इनको कोई मतलब नहीं था कि भाई समाज कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनका सिर्फ एक ही काम था, प्राइवेट कंपनीज का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इन्होंने क्या हुआ कि भाई जितना भी स्किल डेवलपमेंट करते तो थे, पर ये डेवलपमेंट किसको ध्यान में रखते हुए करते थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए। मेन काम इनका था पैसा कमाना। ये नहीं देखते थे कि भाई प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, आसपास के लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, या हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान हो रहा है। ये सब ये कुछ नहीं देखते थे। सेकंड, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर फ्रॉम डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है हानि। जो हमारा लोअर सेक्शन था सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा सफर कर रहा था उस समय। क्यों? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करती थी जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है उन गुड्स का प्राइस भी बहुत हाई हुआ करता था। हाई प्राइस होने के कारण जो रिच क्लास थी वो उसको इजीली अफोर्ड कर लेती थी, जबकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी। अगर वो उन चीज़ों का अफोर्ड करने की सोचती भी थे तो फिर जो है उन्हें दूसरी चीज़ों के लिए सफ़र करना पड़ता था। तो ये थे नुकसान निजीकरण के। अब आप इसे नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी की, जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन। रीड करते हैं इसे, ग्लोबलाइजेशन था क्या। It is a process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy। कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ते थे। किस प्रकार से? इंक्रीजिंग ओपननेस, खुले विचारों के द्वारा। सेकेंड, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके। एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस करके, जैसे कि कल्चरल इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ से हमारे देश के आर्टिस्ट जो हैं बहुत सारे बाहर के देशों में जा रहे हैं और बाहर के देशों से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है हमारे देशों में आ रहे हैं। तो काफ़ी तरीक़ों से मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं हम वैश्वीकरण। अब हम देखेंगे स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई गई जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण में बढ़ावा मिला। पहली, इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले क्या किया गया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की लिमिट को जो है बढ़ाया गया। अब हम देखते हैं 1991 से पहले जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की लिमिट थी वो थी 40% की। मीन्स आप अगर किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 40% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाई गई उसके बाद इस परसेंटेज को बढ़ाकर कर दिया गया 51 to 100% कि भाई आप जो है 50% भी लगा सकते हो, आप 100% पैसा भी लगा सकते हो। पर 1991 से पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद एक एक्ट बनाया गया FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के दौरान इस एक्ट में ये बताया गया कि भाई अब आप जो है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से इतना पैसा आप अलग अलग फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये लिया गया। नाउ सेकंड स्टेप देखते हैं, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। रुपए का आंशिक परिवर्तन। रुपए के आंशिक परिवर्तन से अभिप्राय है कि भाई सबसे पहले इसमें दो बातें हमने ध्यान रखनी है। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज इंक्लूडेड। सर इसमें सबसे पहले आता है कि जो हम बेचना खरीदते और बेचते हैं फॉरेन करेंसीज को। रुपए के आंशिक परिवर्तन से अभिप्राय है कि भाई जो भी हम ट्रेड करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस ट्रेड की जो डीलिंग होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी। मींस जैसे हम अमेरिका से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में बात होगी तो हम ट्रेड की डीलिंग किस में करेंगे? डॉलर्स में। क्यों? क्योंकि अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो रुपए का आंशिक परिवर्तन इसलिए किया गया कि भाई हमने इंडियन रुपीस कहाँ जमा कराए? वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या प्रोवाइड कराए? डॉलर्स। तो रुपए का आंशिक परिवर्तन इसलिए किया गया कि भाई हम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे तो हम उसी देश की मुद्रा में करेंगे, ना कि दूसरे देश की मुद्रा में।
अपनी मुद्रा को हम कहाँ गिरवी रखते थे? वर्ल्ड बैंक, IMF के पास, और वहाँ से डॉलर्स और पाउंड्स वगैरह लेते थे जिस देश की करेंसी की हमें ज़रूरत थी। सेकेंड, इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसमें जो है पूंजीगत ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल नहीं आती थी। क्यों? इसका कारण ये था कि भाई सिर्फ हमें रुपए का आंशिक परिवर्तन करना था, ना कि किसी और चीज का। इसमें हमें 3 चीजें आती थी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। हमने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह डिपॉजिट कर रखा था, अलग अलग जगह हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो उसके ऊपर हमें पेमेंट्स मिलती थी। अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उसका कुछ शेयर मिलता था, अगर हमने कहीं पैसा डिपॉजिट किया है तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता था। तो पहला तो ये। सेकेंड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। हम काफ़ी सारी वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करते थे, जिससे कि हमारे पास कभी पैसा ज़्यादा आ जाता था, कभी पैसा कम आता था। थर्ड, रेमिटेंसेस फ्रॉम फैमिली लाइक गिफ्ट्स। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा भेजा जाता है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। जैसे कि हमने गिफ्ट्स भेजे हैं, या 100-200 डॉलर भेज दिए, या 10-20 हज़ार भेज दिए इंडियन करेंसी में, ये सब। तो इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी सब चीज़ किस में आती थी? रुपए के आंशिक परिवर्तन में। कहने का मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो कि प्रॉफिट मोटिव वगैरह के लिए की जाती थी वो इसमें इंक्लूड नहीं थी। थर्ड, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। थर्ड फैक्टर ये अपनाया गया कि भाई ट्रेड पॉलिसी को जो है लंबे समय तक बढ़ा दिया गया। पहले क्या होता था? ट्रेड पॉलिसी जो है 1-1 साल की बना करती थी, पर 1991 के बाद ये ट्रेड पॉलिसी को एक लंबा दर्जा दे दिया गया 5 साल तक के लिए, जिसमें कि क्या किया गया? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे से काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है टाइम टू टाइम हटा दी गई, और भी बहुत सारी चेंजेस इसमें की। फोर्थ, रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ्स मीन्स टैक्सेस होता है कि भाई आपको बॉर्डर पार करने के लिए जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो है टैक्सेस पे करने पड़ते थे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, वो सब धीरे धीरे जो है करके खत्म करने जाने लगे। फ्रॉम एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ज़्यादातर टैरिफ्स किस पे लगाए जाते थे? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स पे, वो भी बॉर्डर्स पे। जब आप एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में सामान भेज रहे हो उस समय आप पे टैरिफ्स लगते थे। फिफ्थ, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होता है कि भाई वो रेस्ट्रिक्शंस जो कि सिर्फ इंपोर्ट्स पे ज़्यादा लगाई गई थी, इसको कब खत्म किया गया? 2001 में। 2001 में WTO द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 तक आते आते विश्व व्यापार संगठन ने पूरी तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड में से ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस को है खत्म कर दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर जो लगी हुई थी। ये थी हमारी स्ट्रेटजीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।